हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हम इसी के साथ अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। कल हमने राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ा था कि इसका अर्थ क्या होते हैं, इसके उद्देश्य, इसकी प्रकृति और इसके उपकरणों के बारे में। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार के द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार के द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है। ये जो बजट जो होता है यह राजकोषीय नीति का एक भाग माना जाता है। बजट की घोषणा प्रति वर्ष भारत के वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। बजट की घोषणा प्रति वर्ष भारत के वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। इसमें सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय को सम्मिलित किया जाता है। तो बजट जो है, बजट के अंदर दो प्रकार के मदों को सम्मिलित किया जाता है। एक होता है बजट के अंतर्गत दो मदों को सम्मिलित किया जाता है। एक तो जो सरकार को प्राप्तियां हो रही है और दूसरा जो है सरकार उन प्राप्तियों का किस प्रकार से उपयोग कर रही है। उन दोनों चीज़ों को बजट, उन दोनों के आधार पर बजट का निर्माण किया जाता है। तो सरकार के द्वारा दो प्रकार के बजट बनाए जाते हैं। एक होता है राजस्व बजट और दूसरा होता है पूंजीगत बजट। सरकार के द्वारा दो प्रकार के बजट का निर्माण किया जाता है। एक होता है राजस्व बजट और दूसरा जो होता है वह होता है पूंजीगत बजट। राजस्व बजट जो होता है इसमें दो प्रकार के मदों को शामिल किया जाता है। एक तो होती है राजस्व आय और दूसरा होता है राजस्व व्यय। राजस्व बजट के अंदर दो प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है, राजस्व आय और राजस्व व्यय। राजस्व आय क्या होती है? वह आय जिनके प्राप्त होने पर ना तो सरकार की संपत्तियां बढ़ती है और ना ही सरकार के दायित्व बढ़ते हैं। वह आय जिनके होने पर न तो सरकार की संपत्तियां बढ़ती है और न ही सरकार के दायित्व बढ़ते हैं। संपत्तियों और दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे जो आय प्राप्त होती है उसे राजस्व आय कहा जाता है। राजस्व आय जो होती है वह प्रति वर्ष होती है। इसे चालू खाते में दिखाया जाता है। राजस्व आय को चालू खाते में दिखाया जाता है, यह प्रति वर्ष प्राप्त होती है। इसके बाद है राजस्व व्यय। ऐसे व्यय जिससे न तो सरकार की संपत्तियां प्रभावित होती है और ना ही दायित्व प्रभावित होते हैं। तो ऐसे व्यय जिनसे ना तो सरकार की संपत्तियां प्रभावित होती है और न ही दायित्व प्रभावित होते हैं, ये व्यय भी प्रतिवर्ष सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो इन्हें राजस्व व्यय कहा जाता है। तो सरकार को जो राजस्व आय है जो प्रतिवर्ष प्राप्त होती है वह दो तरीकों से प्राप्त होती है। एक तो होता है टैक्स के द्वारा, एक होता है बिना टैक्स के द्वारा। टैक्स सरकार जिन जिन लोगों से फिक्स है, भाई हर साल इन लोगों से टैक्स तो सरकार लेती है। तो एक तो सरकार को टैक्स के द्वारा आय प्राप्त होती है और एक होती है नॉन टैक्स। अब टैक्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा जो होता है वह इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो मतलब जैसे जिस व्यक्ति की कोई इनकम है, अगर इनकम के ऊपर वो टैक्स लगता है तो वह डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। लेकिन जो टैक्स इनकम पर नहीं लगता है बल्कि हम जो वस्तुएं वगैरह खरीदते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है वह इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो टैक्स दो प्रकार के टैक्सों से सरकार को आय प्राप्त होती है। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसी प्रकार नॉन टैक्स मतलब बिना, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे सरकार को बिना टैक्स के आय प्राप्त होती है। जैसे सरकार को किसी ने कोई उपहार दे दिया, कोई अनुदान की राशि, सरकार ने कोई अनुदान की राशि दे दी, सरकार ने कोई विनियोग कर रखा है, अगर सरकार को उसके ऊपर ब्याज प्राप्त हो गया, सरकार को कोई किराया प्राप्त हो गया, सरकार को कोई शुल्क प्राप्त हो गया है, यानी कोई ऐसी वस्तुएं जिनके ऊपर सरकार शुल्क लगाती है तो उनसे सरकार को शुल्क प्राप्त हो गया, तो ये होती है नॉन टैक्स इनकम। ये नॉन टैक्स इनकम और टैक्स इनकम दो प्रकार की सरकार को इनकम होती है। उसी प्रकार सरकार व्यय भी दो प्रकार से करती है। एक होता है योजनागत व्यय और दूसरा होता है गैर योजनागत व्यय। प्रति वर्ष सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं बनाई जाती है, तो उन योजनाओं के ऊपर जो सरकार व्यय करती है उसे योजनागत व्यय कहा जाता है। यह व्यय प्रति वर्ष किया जाता है। यानी जैसे सरकार ने कोई योजना बना ली, उस योजना के लिए
हर साल बजट के अंदर कुछ राशि को उस बजट के लिए अलग से बजट में उस राशि के लिए, उस योजना के लिए कुछ राशि को अलग निकाला जाता है, तो वह योजनागत व्यय होता है। और दूसरा होता है गैर योजनागत व्यय, जैसे कि सरकार सब्सिडी देती है, सरकार कोई ब्याज देती है, सरकार ब्याज का भुगतान करती है, ऋणों का भुगतान करती है, वह पूंजीगत में आएगा। लेकिन उन ऋणों के जो ब्याज का भुगतान सरकार करती है वह राजस्व व्यय के अंदर आता है। यह चालू वर्ष के व्यय होती हैं, सरकार के द्वारा प्रति वर्ष किए जाती हैं। तो राजस्व बजट में दो प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है, एक आय को, एक व्यय को। आय सरकार को दो चीज़ों से प्राप्त होती है, एक होता है टैक्स और दूसरा नॉन टैक्स। और योजना व्यय भी सरकार दो प्रकार से करती है, एक योजना के ऊपर, एक बिना योजना के ऊपर। इसी प्रकार पूंजीगत बजट जो है वह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है पूंजीगत आय और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत आय क्या होती है? ऐसी आय जिससे सरकार की संपत्तियां और दायित्व प्रभावित होते हैं। सरकार की जो संपत्तियां और दायित्व जिस बजट के द्वारा सरकार की संपत्तियां और दायित्व प्रभावित होते हैं वह पूंजीगत बजट होता है। तो पूंजीगत आय जो है इसके अंदर सरकार की संपत्तियां या दायित्वों में जो कमी वृद्धि होती है वह पूंजीगत आय कहलाती है। और जैसे सरकार किसी संपत्ति को खरीदती है तो उसके लिए सरकार जो व्यय करती है वह पूंजीगत व्यय कहलाता है। अगर सरकार दायित्वों का भुगतान करती है तो सरकार के पास से जो पैसे जाते हैं वो पूंजीगत व्यय होते हैं। तो पूंजीगत आय के अंदर सरकार को किन किन वस्तुओं से लॉन्ग टाइम के लिए जो ब्याज प्राप्त होता है, लॉन्ग टाइम के लिए सरकार को जो इनकम प्राप्त होती है वह पूंजीगत आय कहलाती है। जैसे विनिवेश, विनिवेश क्या होता है? सरकार किसी कंपनी के हिस्से को बेच देती है, किसी हिस्से को सरकार कंपनी के किसी हिस्से को बेच देती है तो उससे जो इनकम प्राप्त होती है उसे विनिवेश कहा जाता है। तो वह इनकम जो होती है वह पूंजीगत आय कहलाती है। और पूंजीगत व्यय में कौन से व्यय आते हैं? जैसे सरकार ने ऋणों का भुगतान कर दिया, अगर सरकार ऋणों का भुगतान करेगी तो वो पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। तो सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष दो प्रकार के बजट बनाए जाते हैं, एक होता है राजस्व बजट और दूसरा होता है पूंजीगत बजट। इसके अलावा सरकार के द्वारा बजट से संबंधित कौन कौन सी नीतियां बनाई जाती है, इन नीतियों के बारे में बात करेंगे। तो बजट से संबंधित कोष, बजट से संबंधित कोष। सरकार के द्वारा प्रति वर्ष अपने बजट में से कुछ कोषों का निर्माण किया जाता है। इन कोषों के द्वारा ही सरकार कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करती है, सीएसजी के वेतन का भुगतान, राष्ट्रपति के वेतन का भुगतान, राज्यपाल के वेतन वगैरह जो होते हैं, जो कर्मचारियों के वेतन होते हैं उनका भुगतान करती है और अन्य प्रकार के खर्चे जो होते हैं उनका भुगतान करती है। तो इनके लिए सरकार एक कोष बनाती है, यानी कि एक फंड डिसाइड करती है, उसके अंतर्गत वो पैसे डाल दिए जाते हैं और जब आवश्यकता होती है तो उन पैसों को निकाल लिया जाता है। तो सबसे पहले इससे का कोष होता है समेकित निधि। समेकित निधि का उल्लेख धारा 266 के अंतर्गत किया गया है। धारा 266(1) समेकित निधि का उल्लेख धारा 266(1) के अंतर्गत किया गया है। समेकित निधि क्या होती है? जब सरकार के द्वारा एक निश्चित धनराशि किसी फंड के अंतर्गत डाली जाती है तो उसे समेकित निधि कहते हैं। इस निधि का उपयोग करने के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। पहले एक विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, उसके बाद ही इस निधि से पैसे निकाले जाती हैं। तो इससे पैसे निकालने के लिए संसद की अनुमति लेनी पड़ती है, एक विधेयक पारित करना पड़ता है, विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है, उसी के बाद इस निधि से पैसे निकाले जाते हैं। लेकिन कुछ भुगतान होते हैं जिनके लिए कोई विधेयक
कोई भी विधेयक पारित नहीं करना पड़ता है, सीधे उससे पैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का वेतन हो गया, उच्च न्यायालय के अधिकारियों का वेतन हो गया, कर्मचारियों का वेतन हो गया और सीएजी का वेतन हो गया, यानी कि महालेखा परीक्षक का जो वेतन हो गया। इनके वेतन निकालने के लिए संसद से अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि ये प्रतिवर्ष डिसाइड होता है कि इनके लिए वेतन निकाला जाएगा, तो इसमें किसी भी प्रकार की अनुमति इनसे नहीं लेनी पड़ती है। दूसरी जो होता है वह होता है सार्वजनिक निधि। सार्वजनिक निधि, सार्वजनिक निधि जो है वह है धारा 266। सार्वजनिक निधि क्या होती है? जब सरकार के द्वारा इस कोष का निर्माण सरकार के द्वारा अपने लिए नहीं किया जाता है, बल्कि दूसरे व्यक्ति के जो पैसे होते हैं वह सरकार अपने पास सुरक्षित रखती है। दूसरे व्यक्तियों के पैसे को सरकार जब अपने पास सुरक्षित रखती है तो उसे सार्वजनिक निधि कहा जाता है। जैसे प्रोविडेंट फंड के पैसे हो गए, वो होते तो जनता के हैं, कर्मचारियों के हैं, लेकिन वो सरकार के पास होती हैं और अंत में सरकार उन पैसों को उस कर्मचारी को सौंप देती है, तो वो लंबे समय तक सरकार के पास पड़े रहते हैं। तो वो पैसे तो दूसरे व्यक्ति के होते हैं, लेकिन सरकार अपने पास रखती है। तो इस निधि के अंतर्गत उन शेषों को सम्मिलित किया जाता है जो कि होते तो अन्य व्यक्ति के हैं, लेकिन सरकार अपने पास उन्हें सुरक्षित रखती है। तो इसमें प्रोविडेंट फंड को शामिल किया जाता है, ग्रेजुटी को शामिल किया जाता है, अन्य अनेक प्रकार के ऐसे जो फंड होते हैं उन्हें सार्वजनिक निधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बाद है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि का उल्लेख जो है वह धारा 267 में किया गया है। आकस्मिक निधि का उल्लेख धारा 267 में किया गया है। आकस्मिक निधि क्या होती है? जब सरकार के द्वारा एक अचानक खर्च करने के लिए एक कोष बनाया जाता है, जैसे कोविड के लिए जो पैसे की आवश्यकता पड़ी थी वह सरकार को अचानक पड़ी थी। इसके लिए ऐसे देश में अनेक प्रकार की ऐसी विकट परिस्थिति पैदा हो जाती है कि सरकार को उसके लिए काफ़ी सारी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि देश के अंदर प्लेग आ गया हो, कोविड आ गया हो या अन्य कोई युद्ध वगैरह हो गया हो, तो उसके लिए सरकार को अलग से पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए सरकार के द्वारा एक निधि का निर्माण किया जाता है जिसे आकस्मिक निधि कहते हैं। आकस्मिक निधि का निर्माण समेकित निधि से किया जाता है। इस निधि के अंतर्गत जो पैसे बचते हैं उसके द्वारा सरकार को उसके द्वारा आकस्मिक निधि का निर्माण कर लिया जाता है। तो पहले जो है आकस्मिक निधि के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए, आकस्मिक निधि के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए रखे जाते थे, लेकिन 87वें संविधान अनुशोधन जो है 87वां संविधान अनुशोधन 2003 में किया गया था। संविधान संशोधन 2003 में आकस्मिक निधि में कोष की राशि को 500 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। पहले आकस्मिक निधि में 50 करोड़ रुपए को सम्मिलित किया जाता था, लेकिन 87वां संविधान अनुशोधन 2003 के बाद आकस्मिक निधि में 500 करोड़ रुपए रखे जाते हैं। तो सरकार के द्वारा बजट के अंतर्गत 3 प्रकार के कोषों का निर्माण किया जाता है: समेकित कोष, सार्वजनिक निधि और आकस्मिक निधि। इसके बाद सरकार के द्वारा किस किस प्रकार के बजट बनाए जा सकते हैं? सरकार के द्वारा किस किस प्रकार के बजट बनाए जा सकते हैं? तो बजट सरकार के द्वारा बनाए जाने वाले बजट सरकार के द्वारा किस किस प्रकार के बनाए जा सकते हैं? पहला है आधिक्य बजट। आधिक्य बजट। आधिक्य बजट में क्या होता है? इस बजट में सरकार की
इनकम तो होती है ज़्यादा लेकिन सरकार खर्चे कम करती है, यानी कि आय ज़्यादा होती है व्यय कम होते हैं। आधिक्य बजट में सरकार की इनकम ज़्यादा होती है और एक्सपेंडिचर कम होते हैं। यह बजट जो होता है यह किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जब सरकार के पास इनकम ज़्यादा होती है तो सरकार जो होती है वह आलसी हो जाती है, वह काम ही नहीं करती है। उसे पता है हमारे पास ऐसे काफ़ी पैसे पड़े हैं और हमारे देश में इतने खर्चे भी नहीं हैं। तो ये जो आधिक्य बजट जो होता है यह प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इससे संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरा जो होता है वह होता है घाटे का बजट। घाटे का बजट, घाटे के बजट में आय जो है वह व्यय से कम होती है। घाटे के बजट के अंतर्गत सरकार की इनकम तो कम होती है और सरकार खर्च ज़्यादा करती है। घाटे के बजट में सरकार की इनकम कम होती है लेकिन सरकार व्यय अधिक करती है, तो इसके लिए जो बजट बनाया जाता है वह घाटे का बजट कहलाता है। हमारे भारत में प्रतिवर्ष घाटे का बजट बनाया जाता है। हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष घाटे का बजट ही बनाया जाता है, क्योंकि विकासशील देशों में घाटे का बजट बनाया जाता है। इसके द्वारा ही वह देश विकसित देश की श्रेणी में जाता है, लेकिन यह घाटा भी एक सीमा तक होना चाहिए, यानी कि सरकार असीमित रूप से ही मतलब वो घाटे जो हो रहे हैं उन्हें बढ़ाए जा रही है, उन्हें चुकाने के लिए कोई कर ही नहीं है, नहीं ये तो देश के लिए बढ़िया है, वो नहीं होता। घाटा भी एक लिमिट के अंदर होना चाहिए, अगर वो भी लिमिट से बाहर होता है तो यह बजट भी हानिकारक हो जाता है। तो घाटे के बजट में सरकार की इनकम कम होती है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं। तीसरा जो है वह होता है संतुलित बजट। संतुलित बजट, संतुलित बजट के अंतर्गत सरकार की आय और व्यय बराबर होते हैं, यानी कि सरकार को जितनी इनकम हुई है सरकार ने उतना खर्च कर लिया। तो संतुलित बजट जो होता है वह प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था के लिए सही सूचक माना जाता है। तो संतुलित बजट जो होता है वह प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था के लिए सही सूचक माना जाता है। तो बजट तीन प्रकार से बनाई जाती हैं। एक होता है आधिक्य बजट, इसमें आय ज़्यादा होती है और खर्चे कम होते हैं। दूसरा होता है घाटे का बजट, इसमें आय कम होती है और खर्चे ज़्यादा होता है। और तीसरे जो है वह है संतुलित बजट, इसमें आय और खर्चे जो हैं वह इक्वल होते हैं। इसी के साथ हम अपनी आज की कक्षा को विराम देते हैं। ओके, थैंक्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।